ये बात साल 2007 की है। दिल्ली में रहने वाले पति और पत्नी का दोस्तों आपस में विवाद हो जाता है और विवाद है वो कुछ इतना बढ़ जाता है कि पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है, बेटा भी वो छोड़ देता है और जो अब तक की कमाई थी वो सब कुछ पत्नी के लिए छोड़कर चला जाता है। यहाँ से वो बहुत दूर चला जाता है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के डोईवाले इलाके में रहने लगता है। वो फिर से वो व्यापार करना वहाँ पर शुरू कर देता है और बिजनेस व्यापार में दोस्तों उसको लगातार फायदा हो रहा होता है। और इसी बीच में लगभग 20 साल छोटी लड़की से उसकी मुलाकात हो जाती है और लड़की से मुलाकात होती है, दोस्ती हो जाती है, प्यार हो जाता है। लड़की उससे कहती है कि हम दोनों लिव इन में रहेंगे और जब लगातार वक्त आगे बढ़ रहा था तो वो जो लड़की थी और वो जो व्यक्ति था उन दोनों की सहमति के बाद में वो दोनों शादी कर लेते हैं। सब कुछ जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा होता है और साल 2025 जब आता है उस व्यक्ति की उम्र लगभग 55 साल हो जाती है और जिससे उसकी शादी हुई थी और वो थी लगभग 14 साल के आसपास में। इन दोनों के अंदर लगभग 20 साल का अंतर था और 20 साल के अंतर के ही वजह से उस महिला को एक लड़के से दोस्तों प्यार हो जाता है और प्यार भी उससे कुछ गहरा हो जाता है एक लड़के से। और दोस्तों इसी प्यार के चक्कर में दोस्तों एक कत्ल हो जाता है, वो भी खौफनाक दर्दनाक कत्ल हो जाता है। और दोस्तों ये जो कत्ल की जो गूंज होती है दोस्तों उत्तराखंड के अंदर या फिर उत्तर प्रदेश हो चाहे वो दिल्ली प्रदेश हो दोस्तों, तीनों जगहों पर इसकी गूंज दहल जाती है। और आखिरकार वो कत्ल क्यों होता है और कत्ल के पीछे आखिरकार वजह क्या रही होती है, आज की दोस्तों इस कहानी के अंदर सारी मैं जानकारी आपको दूंगा। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मैं इमरान मलिक। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आज आपको यहाँ पर सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है दोस्तों उत्तराखंड का दोस्तों एक जिला पड़ता है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल का एक इलाका है कोटद्वार और वहाँ पर एक दुगड्डा चौकी के पास नेशनल हाईवे और दोस्तों वहाँ पर मील के पास दोस्तों एक लाश पड़ी हुई मिलती है जो कि सड़ी गली अवस्था में मिलती है। 5 जून 2025 को जब उस रास्ते से कुछ लोग निकल रहे थे और लोगों को वहाँ पर दुर्गंध आनी स्टार्ट हो जाती है और वो वहाँ पर पास में जाकर देखते हैं, स्थानीय पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस जैसे ही मौके पर आती है वहाँ पर और पुलिस वहाँ पर लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और लाश को अपने कब्जे में लेने के बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस को पहली बार में दोस्तों ऐसा लगता है वहाँ पर जैसे किसी वाहन की चपेट में आने के बाद में इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। इसलिए पुलिस उस व्यक्ति की जो मरा था उसकी शिनाख्त करने की कोशिश की करते हैं, लेकिन ये पता ही यहाँ पर नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार जो पुलिस होती है, पुलिस ने यहाँ पर ज्ञापन देते हैं, अखबारों के अंदर खबर छप पाती है, पुलिस अलग अलग थानों को सूचना दी जाती है कि लाश किसकी है किसकी नहीं। पुलिस अपने मुखबिर भी लगा देती है, लेकिन दोस्तों पुलिस को कहीं से कोई भी खबर यहाँ पर नहीं मिल पा रही थी, पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार ये जो मरने वाला व्यक्ति है ये आखिरकार है कौन। हालांकि उसकी लाश को पहचान पाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो सड़ चुकी थी और काफी मात्रा में वो पूरी तरीके से बेकार हो चुकी थी। अब आखिरकार यहाँ पे काफी दिन बीत जाते हैं, फिर पुलिस के पास में दोस्तों एक पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आती है, तो दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने के बाद पुलिस यहाँ पर संग रह जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है इसके पीछे की आखिर यहाँ पर वजह क्या होगी। दरअसल जो लाश मिली थी जिसको अभी तक एक्सीडेंट मान रहे थे वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि वो मर्डर हुआ था। और मर्डर करने के पीछे जो दोस्तों जो वजह थी वो सीना हो, गर्दन हो, सर हो, हाथ पैर हो, अलग अलग हिस्सों में दोस्तों ऐसा लग रहा था जैसे कि भारी चीज से मारने की यहाँ पर कोशिश की थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसको काटने की यहाँ पर कोशिश की गई है। क्यों काटेगा, क्या वजह थी इसके पीछे और आखिरकार किसको यहाँ पर काटा गया था। अब पुलिस इन सवालों के जवाबों को ढूंढने में यहाँ पर जुट जाती है और आखिरकार पुलिस ने जो हाईवे के किनारे जो लगे हुए CCTV होते हैं उनको खंगालना यहाँ पर शुरू कर देती है। और दोस्तों इस जिले के जो SSP होते हैं और SSP साहब यहाँ पर आदेश देते हैं कि जितने भी जल्दी हो सकते हैं इस घटनाक्रम की तह तक जाइए और कत्ल यहाँ पर किसने किया है और कत्ल आखिर किसका हुआ है इसके बारे में भी पता करने की कोशिश करो। अब पुलिस ने जो हाईवे के अंदर CCTV कैमरे लगे होते हैं उनको खंगालना शुरू किया। आखिरकार पुलिस को कई दिन तो लग जाते हैं। एक गाड़ी SUV 500 उनको मिलती है जो संगीत होती है। जब उस गाड़ी को देखा जाता है उस गाड़ी को तो वो 2 जून 2025 की शाम लगभग 5 या 6 बजे के आसपास का इस वक्त रहा होगा। और इस इलाके में जो दुगड्डा चौकी होती है उस इलाके के अंदर वहाँ पर वो कार आती है और कार वापस चली जाती है। लेकिन कार वापस आई थी या फिर गई थी, लेकिन वो कहीं आसपास किसी व्यक्ति के घर पर वो नहीं रुकी थी। ये रुकी क्यों नहीं थी और इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि इसी के अंदर वो लाश लाई गई हो और लाश लाकर यहाँ पर फेंक दी गई हो। अब पुलिस जो होती है उसके बाद उस SUV जो 500 गाड़ी होती है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसका नंबर निकलवाया जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ये पता चलता है एक व्यक्ति जिसका नाम रविंद्र सिंह है जो कि रजोकरी बसंत कुछ साउथ दिल्ली के अंदर रजोकरी और वहाँ का एक व्यक्ति है रविंद्र सिंह, उसके नाम पर ये गाड़ी है। आखिरकार जो पुलिस होती है और पुलिस उसके यहाँ पर संपर्क साधती है कि कोई आपके घर में जो रविंद्र सिंह है वो आखिर कहाँ है। दरअसल रविंद्र सिंह जो कि बिजनेसमैन होता है और दोस्तों उसके बिजनेस
बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था और उसने एक व्यक्ति को 18 लाख रुपए का चेक दिया था और चेक यहाँ पर बाउंस हो चुका था और चेक बाउंस होने के खिलाफ की वजह से उसके खिलाफ FIR हो चुकी है। इसीलिए वो अपने घर वालों को और परिवार वालों को ये कहता है कि अगर पुलिस उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए आता है तो बताना मत कि मैं आखिर कहाँ पर हूँ, बस मैं छुपा हुआ हूँ। और उसने अपना जो नंबर था जिसने वो स्विच ऑफ कर दिया था। और आखिरकार जब पुलिस ये बताने की कोशिश करती है कि हमें एक लाश मिलती है तो घर वालों को ऐसा लग रहा था कि जैसे पुलिस शायद कोई गेम खेल रही है उनके खिलाफ और उसको रविंद्र सिंह को यहाँ पर पकड़ने की कोशिश कर रही है। उसके यहाँ पर संपर्क साधती है। दरअसल रविंद्र सिंह एक बिजनेसमैन होता है और दोस्तों बार बार उसको ये समझाया जाता है कि आप समझने की कोशिश कीजिए। पुलिस कहती है कि आप हमें कुछ तो जानकारी दे दीजिए रविंद्र के बारे में, कुछ तो बता दीजिए रविंद्र के बारे में। दोस्तों जो घर वाले होते हैं शुरुआत में बिल्कुल शांत हो जाते हैं, लेकिन जब घर वालों से बार बार संपर्क किया जाता है तो आखिरकार जो घर वाले होते हैं, जो रविंदर सिंह होते हैं, इसका जो भाई होता है राजेश, पुलिस से मुलाकात करते हैं। वो पुलिस से मुलाकात करने के बाद जब वो फोटो देखते हैं जो लाश के फोटो थे, क्योंकि लाश पुलिस के 72 घंटे तक तो पुलिस के हवाले रहे और पुलिस उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करा देती है उस रीति रिवाज के हिसाब से, जिस रीति रिवाज के हिसाब से वो लाश, जिस धर्म की वो लाश थी, जिस धर्म का वो वहाँ पर व्यक्ति होता है। अब दोस्तों उसका जो अंतिम संस्कार है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। रविंद्र सिंह जो होता है और दोस्तों रविंद्र सिंह का जो भाई होता है राजेश, उसने जब वो फोटो देखता है और फोटो देखने के बाद वो पहचान लेता है कि ये तो मेरा भाई है रविंद्र, लेकिन इसकी हत्या क्यों की, किसने की, कैसे की, बस ये जो सवाल है ये खड़ा हो जाता है। जब पुलिस CCTV कैमरे को यहाँ पर खंगालना शुरू करती है, जो SUV का जो नंबर है वो आ चुका था वहाँ पर और साथ ही जो हाईवे पर चल रही थी, तो उसे ये भी पता चल जाता है कि गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है, एक महिला है, पुरुष है, आखिर कौन है। अब साइड में एक महिला बैठी हुई थी, जब उसका फोटो दिखाया जाता है कि क्या तुम इस महिला को जानते हो, पहचानते हो, तो राजेश यहाँ पर बताता है कि ये तो मेरे भैया की, यानी कि मेरे भैया की दूसरी वाइफ है। बस इतना था, उसके बारे में कुछ पता यहाँ पर निकाला जाता है और पता ये चलता है कि उस महिला का नाम होता है रीना सिंधु, जिसकी उम्र लगभग 33 या 34 साल के आसपास में होती है और जो कि C51 राम गंगा विहार सिविल लाइन थाना मुरादाबाद की दोस्तों ये रहने वाली होती है। अब दोस्तों जब पुलिस वहाँ पर जाकर छापेमारी करती है उसके घर के पास में, तो आखिरकार वो जो महिला है वो पुलिस के हत्थे में चढ़ जाती है। रीना को दोस्तों जब पुलिस लेकर आती है और लाने के बाद दोस्तों जब उससे पूछताछ करती है तो पुलिस ने दोस्तों कई कहानियां यहाँ पर सुनाई थी, कई कहानियों में उसको उलझाने की कोशिश किया था और पुलिस को यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा था जिस तरीके की वो कहानी सुना रही थी। और आखिरकार पुलिस अपने तरीके से रीना सिंधु से जब ये पूछताछ शुरू करती है तब वो असल कहानी सुनाती है। वो बताती है कि साल 2007 में रविंद्र सिंह का अपनी पत्नी आशा से विवाद हो जाता है और सब कुछ छोड़कर देहरादून के डोईवाले में रहना शुरू कर देता है। उस वक्त उस लड़की की जो उम्र थी वो लगभग 17 साल या 18 साल के आसपास की उम्र थी और देखते ही उस व्यक्ति को दोस्तों वो प्यार कर बैठती है और वो व्यक्ति भी उससे प्यार कर बैठता है। अब दोस्तों जो रविंद्र होता है और जो रीना होती है, जब आपस में ये लोग मिलते थे तो इन दोनों का जो मिलना जुलना दोस्ती थी ये सब आगे बढ़ते चले जाते हैं और दोस्तों कुछ समय वो लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं वहीं पर ही। और दोस्तों उसके बाद ये दो लोग फैसला कर लेते हैं और दोस्तों साल 2011 आते आते ये दोनों 4 साल के बाद में शादी कर लेते हैं। और दोस्तों शादी करने के बाद ये ऐसा रहते हैं कि जहाँ की ये लड़की रहने वाली थी, ये लड़की रहने वाली होती है मुरादाबाद। और दोस्तों मुरादाबाद के अंदर इसकी पढ़ाई होती है और सब कुछ वहीं होता है वो मुरादाबाद के अंदर। और दोस्तों डोईवाले के अंदर जहाँ पर ये मिले थे देहरादून के अंदर, और फिलहाल ये कुछ दिन के लिए किराए के मकान में देहरादून के अंदर ही रहने लगते हैं। वहीं पर दोस्तों उसको प्यार हो जाता है। अब दोस्तों इसमें रविंदर सिंह जो पैसे कमाता था, उसका जो व्यापार था वो बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छे पैसे अच्छी इनकम वो कर रहा था। हाँ, और दोस्तों सिविल लाइन थाना क्षेत्र में वो एक मकान खरीदता है, पत्नी को गिफ्ट कर देता है। और दोस्तों साल 2025 में उस मकान की जो कीमत होती है दोस्तों 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जाती है। कुछ लोग 4 करोड़ बताते हैं, कुछ लोग दोस्तों ये भी कहते हैं कि उस मकान की जो कीमत है वो 5 करोड़ रुपए के आसपास है। 3 मंजिला दोस्तों वो मकान होता है। और ये जो व्यक्ति है जो रविंदर है, कभी वो इस मकान में भी रहता है और कभी वो अपने बिजनेस व्यापार के लिए दोस्तों कभी हरियाणा कभी पंजाब, यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर दोस्तों ये घूमता है, क्योंकि इसको दोस्तों बिजनेस का करना है और इसको पैसे कमाने हैं। इन दोनों को दोस्तों एक बेटी भी पैदा हो जाती है और इन दोनों की जो जिंदगी थी वो ठीक ठाक चल रही थी। इसने अपनी उम्र से लगभग 20 साल छोटी एक लड़की से ये प्यार कर बैठता है और दोस्तों उससे शादी कर बैठता है। और दोस्तों उसके बाद ये आगे वक्त बढ़ रहा था और वक्त बढ़ते बढ़ते दोस्तों इसका जो मन था लड़की का कि क्यों ना अब एक कोर्स कर लिया जाए। पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों एक लड़की कोर्स कर लेती है फिजियोथेरेपी का कोर्स करने के बाद जो मकान था 3 मंजिला दोस्तों, उसी मकान के अंदर वो फिजियोथेरेपिस्ट का काम करना शुरू कर देती है। साथ ही उन्होंने एक सैलून भी यहाँ पर खुलवा लिया था यूनिसेक्स, उससे भी काफी अच्छी खासी इनकम होती है। महिला हो पुरुष हो, यहाँ पर यूनिसेक्स जो सैलून होता है इसके अंदर आया करते थे और साथ ही साथ फिजियोथेरेपिस्ट की वजह
वजह से उसके पास में लोग आया करते थे। और दोस्तों इसी बीच के अंदर एक लड़का आया करता था, इसका नाम पारितोष होता था, जो कि गांव सराय पुटैनी का दोस्तों रहना होता है और उसकी जगह लगती है नगीना बिजदौर उत्तर प्रदेश की। आखिरकार वो लड़का इसके पास आता है फिजियोथेरेपी कराने के लिए। अब दोस्तों वहाँ यहाँ आता था, मिलता था, बातचीत करता था, क्योंकि दोस्तों इसका पति यहाँ पर कम आता था, कभी कभी वो आता था रविंदर सिंह। अब इसीलिए जो रीना होती है, जो पारितोष होता है दोस्तों, पारितोष से ये दोस्ती कर लेती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोस्तों प्यार के साथ साथ ये दोनों फिजिकल होना शुरू हो जाते हैं और दोस्तों एक दूसरे के साथ में ऐसे रहते हैं कभी कभी जैसे कि पति और पत्नी रहते हैं। हालांकि दोस्तों उसकी एक बेटी भी होती है रीना की, लेकिन दोस्तों उसको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी बेटी भी है। अब ये वक्त काफी आगे बढ़ने यहाँ पर लगता है और जब वक्त यहाँ पर आगे बढ़ जाता है, अब दोस्तों अब से करीब 6 महीने पुरानी ये बात है, दिसंबर 2024 को दोस्तों ये जो व्यक्ति होता है, इस रविंदर सिंह के ऊपर दोस्तों कर्जा होता है, उसका जो बिजनेस व्यापार था वो ठप हो जाता है। उसको लगातार दोस्तों उसके व्यापार में लॉस हो रहा था, नुकसान होने की वजह से वो लगातार लॉस में था और दोस्तों वो अवसाद में भी आ जाता है। और इसी बीच में उसने लगभग 18 लाख रुपए का चेक दिया पार्टी को। पार्टी के बैंक में पैसे नहीं होते और चेक बाउंस हो जाता है और चेक बाउंस होने के बाद वो उस पार्टी को गुस्सा आ जाता है। उस पार्टी ने रविंद्र सिंह के खिलाफ धाराएं दर्ज करा देती है। अब पुलिस रविंद्र सिंह के पीछे पड़ जाती है। जब पुलिस लगातार रविंद्र सिंह के पीछे पड़ रही तो पुलिस वो इधर उधर भागता है, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करता है और जहाँ उसको मौका मिलता है वहाँ वो रहना शुरू कर देता है। एक दिन वो अपनी पत्नी रीना सिंधु के पास जाता है और रीना सिंधु से जाकर कहता है कि जिंदगी रहेगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं, मैं इस मकान को अब ये बेचना चाहता हूँ, अब इस मकान से जो पैसे मिलेंगे उस मकान से मैं अपना बिजनेस भी यहाँ पर शुरू कर दूंगा और जो मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो रखा हो और मैं उस कर्जे को भी यहाँ पर उतारना चाहता हूँ और इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जहाँ पर जरूरत है। अब जैसे ही रीना ये बात सुनती है, उसका जो फिजियोथेरेपिस्ट का जो वर्क है, जो काम है, ये पूरी तरीके से जो धंधा है चौपट हो जाएगा। साथ ही जो यूनिसेक्स का जो सैलून है वो भी यहाँ पर बंद हो जाएगा, उसकी जो इनकम है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। इसीलिए वो सोचती है कि ये जो मकान है वो किसी भी कीमत पर बिकेगा नहीं। बिक इसलिए ही नहीं सकता क्योंकि वो जो मकान है वो दोनों ने कंबाइंड रूप से खरीदा था, वो रीना के भी नाम था और साथ ही वो रविंदर सिंह के भी नाम था और दोनों ने संयुक्त रूप से उसकी अपने नाम से रजिस्ट्री यहाँ पर करा ली थी। अब वो इस चक्कर में थी, वो किसी भी कीमत पर ये मकान बिकना नहीं चाहिए, लेकिन रविंदर सिंह ये चाहता था कि ये मकान बिकना चाहिए। अब वो पुलिस से वो लगातार भाग रहा था। जब उसका नंबर स्विच ऑफ होता है तो कोई भी उसको रास्ते में मिल जाया करता था तो वो उसी के फोन से फोन करके अपनी पत्नी से बात कर लिया करता था, परिवार के सदस्यों से वो बात कर लिया था, जानकारी ले लिया करता था। 6 महीने से कुछ इस तरीके से वो अपनी फरारी काट रहा था। वो अपनी पत्नी से यहाँ पर बात करती है, वो कहती है कि तुम इस तरीके से फरारी काट रही हो, मैं तुम्हारे लिए रहने का एक बेहतरीन इंतजाम यहाँ पर कर देती हूँ, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि क्या करना होगा, वो कहती है कि पारितोष उसका एक पेशेंट है, उसके यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आता है और अब एक काम करना, तुम उसके घर पर पहुँच जाओ। उसका घर होता है उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नगीना, दोस्तों एक इलाका पड़ता है, नगीना में एक गांव पड़ता है सराय फुटैनी, तुम्हें वहां पहुंचना है, वहां पहुंच जाओ। इसलिए तारीख तय की जाती है 31 मई 2025, वहां वो पहुंच जाता है और अगली तारीख आती है यानी कि 1 जून 2025 को। अब जो रीना सिंधु होती है वो भी वहां पर पहुंच जाती है। रीना सिंधु ने बिल्कुल भी उसको एहसास यहाँ पर नहीं होना दिया था कि पारितोष उसका प्रेमी है, वो उससे प्यार करती है, उसी के साथ रहेगी। उसी ने अपने प्रेमी यानी कि जिससे वो साथ रहनी थी कि मैं तुम्हारे साथ भी करूंगी और साथ ही साथ मैं तुम्हें 10 लाख रुपए का इनाम भी दूंगी, यानी कि तुम मेरे पति का कत्ल कर दो। बस इतना ऑफर मिलना था और पारितोष यहाँ पर लालच में आ जाता है। अपने ही घर के अंदर बिठाकर वो रविंद्र सिंह को बहुत सारी यहाँ पर शराब पिलाता है और जब वो शराब के नशे में पूरी तरीके से चूर हो जाता है, विरोध करने की स्थिति में नहीं होता है, जब रीना सिंधु होती है वो उसका हाथ पैर पकड़ लेती है उसके, और उसका जो प्रेमी होता है पारितोष, वो फावड़े से उठाकर एक के बाद एक उसके ऊपर वार करना शुरू कर देते हैं और तब तक उसको मारना शुरू कर देते हैं और तब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं। अब ये मर तो चुका है, अब इसकी जो लाश है, इस लाश को आखिर कहाँ फेंके? तब वो नगीना से लगभग 77 किलोमीटर दूर रामगंगा विहार की तरफ जाते हैं। रविंदर सिंह की जो कार होती है SUV 500, 77 किलोमीटर दूर जाने के बाद यहाँ से अब यहाँ पर वापस चलते हैं और वापस वो फिर आ जाते हैं वापस नगीना और फिर प्लान करते हैं कि आखिर करें तो क्या करें। और यहाँ से फिर वो 44 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जो कि जिला पड़ता है और उसकी दुगड्डा
चौकी लगती है, नेशनल हाईवे लगता है दोस्तों, 5वीं मील के पास जंगल होती है, खाई में उसकी लाश को फेंक दिया जाता है। 2 जून 2025 की लगभग 5 से 6 बजे का दोस्तों आप यहाँ पर वक्त होता है, उस लाश को वहाँ पर फेंक दिया जाता है, ये सोचकर कि ये लाश कभी मिलेगी नहीं और मिलने के बाद इसकी शिनाख्त नहीं हो पाएगी। लेकिन दोस्तों पुलिस जब उसकी पोस्टमार्टम करती है और पोस्टमार्टम के अंदर उसके फावड़े से मारने के जो निशान है वो मिल जाते हैं। उसकी पसलियाँ टूटी हुई थी, उसके सिर में अलग अलग हिस्सों में चोट थी और दोस्तों डॉक्टर साफ साफ बता देता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि ये हत्या की गई है और वो भी बहुत भयानक तरीके से इसका कत्ल किया गया है। आखिरकार पुलिस इस मामले में FIR दर्ज कर लेती है, पत्नी यहाँ पर पकड़ी जाती है, साथ ही पारितोष प्रेमी पकड़ा जाता है, प्रेमी और लड़की दोनों पकड़े जाते हैं। 21 जून 2025 को दोस्तों उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे जानकारी ली जाती है कि आखिरकार तुमने कत्ल क्यों किया, तो यहाँ पर वो बताती है कि वो एक लग्जरी लाइफ जी रही थी और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर वो एक्टिव थी और 11,000 फॉलोवर थे, सब कुछ जिंदगी के अंदर चल रहा था। और जैसे ही रविंदर सिंह ये कहता है कि ये जो मकान बेचने की तैयारी में वो चल रहा है, वो अपना कर्ज पटाना यहाँ पर चाहता है, तो उसने सोच लिया था कि अगर यहाँ पर मकान बिक जाएगा तो उसका जो काम धंधा है वो पूरी तरीके से चौपट हो जाएगा और इसीलिए वो किसी भी तरीके से उस मकान को नहीं बेचना चाहती, भले ही उसे अपने पति को मारना ही क्यों ना पड़े। वैसे भी वो उससे 20 साल बड़ा था और उसके लिए वो किसी काम का नहीं था और जो पुलिस का घटनाक्रम का खुलासा करती है और पुलिस इस दोनों को दोस्तों गिरफ्तार करने के बाद में जेल में भेज देती है। और दोस्तों जब ये कहानी लोगों के सामने आती है तो लोग यकीन नहीं कर पाते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जब उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़ा आशा को और उसके बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के बाद वो उसके पास चला आता है और अपनी ही पत्नी को वो लगभग 3-4 करोड़ रुपए के आसपास का वो मकान गिफ्ट कर देता है। आज उसके ऊपर जब मुसीबत आई, जब उसके ऊपर परेशानी आई, वो अपनी पत्नी से यहाँ पर मदद चाहता था, पत्नी बजाय उसकी मदद करने के उसकी जान ले लेती है। लोगों के दोस्तों दिमाग में इस तरीके की जो कहानियाँ आ रही हैं, जो आजकल कहानियाँ चल रही हैं, वो वाकई डराने वाली हैं कि आखिरकार पत्नियों को क्या हो गया, आखिरकार पत्नियाँ ये क्यों नहीं सोच रही हैं कि जिसके साथ हमने शादी की, जिसके साथ हमने साथ फेरे लिए है, मरने जीने की कसम खाई है, उसी के साथ क्यों नहीं रहती हैं। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है तो पहले ही उसको बता दिया जाए। लगातार इस तरीके के केस सामने आ रहे हैं कि कैसे पत्नियां लगातार अपने पति को मार रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।